चलिए, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठहरने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो टॉक है उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत भले से अरशद मलिक साहब ने दे दिया, और मैं जो उन्होंने बात की नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लवामा और नफ्स अमारा वाली, मैं वहाँ से थोड़ी सी बात ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि इस आज की टॉक के जो बीज थे वो किस तरीके से और कब मेरे दिल में बोए गए थे। तो तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि कोई मे बी अराउंड 10 years अगो, नई नई जब मस्जिद की नमाज शुरू की थी फजर की, तो हम 3 दोस्तों ने इकट्ठे शुरू की थी, और उस नमाज के बाद हम F9 पार्क वॉक करने जाया करते थे। तो उस वॉक के दौरान भी बड़ी पॉजिटिव सी डिस्कशंस होती थी। तो उस डिस्कशन में हम 3 में से एक दोस्त ने बहुत एक अच्छा सा सवाल किया, और उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो फजर की नमाज है ये इंसान के लिए एक मुश्किल या एक तकलीफ से ख़त्म होके और एक आसानी बन जाए और आपका दिल चाहे इसके लिए। और इस पर थोड़ी सी डिस्कशन हुई, तो हमारे साथ एक और जो दोस्त उन्होंने इस बात का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि यही तो एक्चुअल गोल है हमारे लिए, हमारी अपनी लाइफ्स का भी, और बिलखसूस अगर आप देखें तो पेरेंटिंग का भी, कि जो फ़राइज़ हैं उनको समहाउ आसान बना दिया जाए, उनके लिए एक लव और लाइकेबिलिटी डेवलप की जाए, और जो मुहर्रमात हैं उनसे एक नफरत पैदा हो जाए और उनसे जो है ना एक दूरी हो, और उनके लिए उन दिल में उन चीज़ों का कोई मुकाम ना रहे। तो उस बात ने मुझे बड़ा मूव किया, और उसमें मैं काफ़ी सोचता रहा, अपने आप पे सोचा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए जिन पे जो मुहर्रमात हैं और वो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बनती हैं, इसी तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़राइज़ हैं और मुझे पसंद हैं या वो मेरे लिए मुश्किल होते हैं। तो आज हम जो है ना इस चीज़ को, इस बात को समझने के लिए यहाँ पे इंशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं। और टाइटल जब मैं दे रहा था तो बाद में मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि शायद ज़रा सा ज़्यादा ही इसमें अल्फाज का रंग भर दिया है, लेकिन मकसद शायद तस्वीर से काफ़ी वाज़ेह है, और वो ये कहने का है कि ये दोनों, दिल और दिमाग, इंटेलेक्ट और आपकी जो जिसको हम अक़लिया कहते हैं, और आपकी जो इंक्लिनेशंस हैं या डिस्पोजिशन है, रुझानात हैं जिनको हम नफ्सिया कहते हैं, इन दोनों ने इन टेंडम एक साथ मिलकर इस जिंदगी के सफर को अगर चलाएंगे तो फिर उसमें बहुत आसानी होगी। अगर इन दोनों के बीच में टूट फूट होगी, इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर जाहिर है कि ये सफर मुश्किल होता चला जाएगा। तो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन विच वी आर ट्राइंग टू एड्रेस टुडे इज कि ये जो आपस की सिनर्जी है या ये इन टेंडम होना है, ये कैसे आता है, और अगेन बिलखसूस इसको बच्चों में कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जिंदगी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो कोट ऑफ द डे जिससे मैं शुरू कर रहा हूं और जिसकी डिटेल आप लोगों ने मुझे याद कराना है कि आखिर में फिर मैं दूंगा, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महफ तमाशाए लबे बाम अभी। तो वर्डिंग एक्सप्लेन अगर थोड़ा सा मैं कर दूं तो कि अच्छा, अब यहाँ पे जो जरूरी बात है वो ये कि अल्लामा इकबाल ने भी इस जो डिवाइड है या इस जो स्ट्रगल है इसको बहुत हाईलाइट किया, और मुख्तलिफ लोगों ने उसको मुख्तलिफ नाम दिए। तो अल्लामा इकबाल ने उसको जो है वो अक्ल और इश्क की लड़ाई कहा, और अक्ल से मुराद क्लियरली यहाँ पे माइंड है, और इश्क से क्लियरली मुराद यहाँ पे दिल है, नफ्स है, नफ्सिया है, आपके रुझानात हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी सारी डिस्कशन इस बात के अगेंस्ट रिवॉल्व करती है कि जैसे ये ख्वाहिशात सिर्फ नेगेटिव ही हैं। लेकिन आज की इस महफिल का मकसद ये बताना है कि कैसे इनको अगर आप मोल्ड करें तो ये पॉजिटिव बन जाती है, और फिर आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। और जहां पे कभी कभी अकल फेल हो जाती है, या कभी कभी जहां अकल आपको धोखा देती है और आपको जो है ना बहाने बताती है, बहाने सिखाती है किसी हुक्म पर अमल ना करने का, वहां पे फिर आपको आपके इमोशंस ड्राइव करके और उससे पार करा देते हैं। और ये जो यहाँ पे शेर है ये इसी की मिसाल है।
बाद में पता नहीं फिर टाइम रहे या ना रहे, याद रहे या ना रहे, तो ये हजरत इब्राहिम के उस वाक़े की निशानदेही कर रहे हैं जहाँ पे कि निमरूद ने उनको आग में फेंकने का हुक्म दिया था जब उन्होंने वो बुत सारे तोड़ दिए थे, और उनके लिए फिर वो अब आग में जाना और बड़े तसल्ली से जाना, एक नफ्स मुतमइन्ना की तरह जाना, और फिर उससे जो है ना बिल्कुल बगैर किसी नुकसान के, सिर्फ जिन रस्सियों से उनको बांधा हुआ था वो जल गई और वो उससे ठीक बाहर निकल आए। ये तो उनको सब पता नहीं था, लेकिन व्हाट मेड इट पॉसिबल, सो इट वाज नॉट रियली दैट रैशनल, क्योंकि रैशनल वो अभी सोच ही रहा है, अभी वो तमाशा ही कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उनकी जो शदीद किस्म की कन्विक्शन थी, उनका जो नफ्सिया था जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकाम के साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने उनके लिए इस स्टेप को आसान बनाया। So I would like to begin with a small case study. So it's a small question which every one of us can think either about themselves or about their children. और वो ये है कि let's say आपको अपने बच्चों को इस्लाम सिखाना है, कुछ इस्लाम की कोई चीज सिखानी है, ठीक है, एंड वी स्ट्रगल डेली विद दिस, या अपने आप के लिए, तो आपको इन 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शंस में से कौन सा लगता है कि सबसे आसान है? अपने बच्चे को कुछ आयात मेमोराइज करवाना, अपने बच्चे या अपने आप के लिए कुछ आयात की समझ दिलवाना कि उनका मानी समझ में आ जाए, और आखिरी कि आपको या आपके बच्चे को उन आयात की वैल्यू, अप्रिसिएशन, और फाइनली कि वो उन आयात के साथ कैरेक्टराइज करने लगे, यानी उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए। Which one do you think is the easiest and which one is the most difficult? First one is the easiest, right? ठीक है, और लास्ट वन जो है वो मतलब वो बहुत बड़ा गोल है जिस पे कि हम अमल करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, और बीच वाला वाकई कहीं बीच में ही लाया करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पेरेंटिंग का, हमारी स्कूलिंग का महवर क्या है, तो वो 1 है, 1+2 है, या टूवर्ड्स 3 है? फर्स्ट और सेकंड की तरफ भी हम चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम जो यहाँ आते हैं तो एक बहुत बड़ी, इट्स अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो नए कोर्सेज हैं, ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGCSE, ये सब कुछ, उसके अंदर भी रोट लर्निंग से हट गए हैं वो काफी हद तक, ठीक है। आप लोग एग्री करेंगे जो टीचर्स बैठे हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ गए। लेकिन ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर ट्रेनिंग्स देता हूं, पर्टिकुलरली इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, जब आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एकेडमिया की जबान में, पेडागोजी की जबान में, इसको अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के लर्निंग के डोमेन्स हैं। पहला डोमेन जो है उसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यही अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। दूसरे को साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, जिसमें हाथ से जो आप काम करते हैं, आपके दिमाग की और आपकी हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन उसके अंदर आती है, कि कैसे आपने कोई भी काम, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, वेल्डिंग करना हो गया, टाइपिंग इवन उसका एक बहुत सिंपल सी फॉर्म है। और थर्ड जो है वो अफेक्टिव डोमेन है, और वो अफेक्टिव डोमेन जो है उसका ताल्लुक इन सब बातों से जो आज हम ये कर रहे हैं, और ये चीज के आपका दिल उस चीज की तरफ माइल हो जाए, चाहे वो कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई हस्ती है, बस आपका दिल उसकी तरफ माइल हो जाए। और ये हमारे लिए अगेन एजुकेशन में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका रिवॉर्ड एज टीचर्स भी सबसे बड़ा है। क्यों? आपका क्या ख्याल है क्यों? जब एक स्टूडेंट इस लेवल पे आ जाता है तो फिर क्या नहीं करना पड़ता? एग्जैक्टली, फिर फोर्स नहीं करना पड़ता, मॉनिटर नहीं करना पड़ता, चेक नहीं करना पड़ता। ये जो सारी कॉस्टली चीजें हैं ना, ये सब कुछ बहुत कॉस्टली है, ठीक है, और ये हर वक्त हो भी नहीं सकता, आप फिर इससे आजाद हो जाते हैं, ठीक। तो हम ये, दिस इज टुडेज डिस्कशन, और मैंने लास्ट टॉक में अनाउंस कर दिया था इसको, अगर आप लोगों को याद हो, इस मिसाल के जरिए, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल एग्जांपल, और आज अरशद मलिक साहब ने भी इसी का जिक्र किया, और वो ये कि शायद ही आपको कोई ऐसा शख्स मिले, ऐसा मुसलमान मिले, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कि पॉर्क खाना, उसको पॉर्क खाने पे कंट्रोल करना मुश्किल होता हो, उसका दिल चाहता हो कि मैं पॉर्क खाऊं, और वो कहता हो कि बस मैं अल्लाह के डर से नहीं खा। शायद ही आपको कोई ऐसा मिले। लेकिन इसके मुकाबले में बेतहाशा ऐसे अहकामात हैं जिनकी हुर्मत
पॉर्क से ज्यादा सख्त, जिनकी हुर्मत का जिक्र पॉर्क से ज्यादा दफा बड़े शदीद अल्फाज में भी आया, लेकिन उनके ऊपर ऑलमोस्ट तमाम मुसलमानों को डिफिकल्टी होती है. दे हैव डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग देमसेल्व्स, देयर ख्वाहिशात, देयर नफूस, अपने नफ्स को कंट्रोल करने मुश्किल होती है. अब मेरा मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड would you want for yourselves and your children? One in which you daily struggle with such things कि जी ये हराम है, दिल चाह रहा है लेकिन अब क्या करूं, और कंटिन्यूसली कंट्रोल कर रहे हैं. और उसका एक बहुत बड़ा खतरा क्या है कि कभी कभी ये कंट्रोल टूट जाता है, और अगर टूट जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा अजाब है. ठीक है, दुनिया में भी अजाब है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में चीजें डिस्कस की, किस्म किस्म की बीमारियां, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली, और आखिरत में तो है ही है. तो मेरा पॉइंट यहां पे ये कि अगर हम इस कोड को अनलॉक कर लें, अगर हम इस बात को समझ जाएं और अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें, और मैं बार बार जोर दे रहा हूं बिलखसूस पेरेंटिंग का हिस्सा बना लें, टीचिंग का हिस्सा बना लें, तो हम बहुत सारी आसानियां फैलाएंगे और हम एक ऐसी जनरेशन रेस करेंगे जिसके लिए जिंदगी में इम्तिहानात कम हो जाएंगे. हम तो इस वक्त अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इम्तिहानात बढ़ा रहे हैं, नॉट जस्ट इन द एग्जाम सेंस, बल्कि फॉर इंस्टेंस ये क्या है आप लोगों के ख्याल में? एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ना. और अब आजकल हम इसको अपने बच्चों को बहुत ही कम एज से ये इम्तिहान उनको पकड़ा देते हैं और उनकी जिंदगी में. इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें. जंक फूड क्या है? एक इम्तिहान है. ठीक है, और जंक फूड के इम्तिहान को रेजिस्ट करने में हमारी जनरेशन तो शायद फिर भी कर लेती है, नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड सो अर्ली. ठीक है, कि उनके लिए तो इम्तिहानात को हमने कम करना. अच्छा, ये हदीस मैंने यहां लिख दी एक बात समझाने के लिए. देखें, जो कि नेक्स्ट आएगा पॉइंट, लेकिन यहां पे ये हदीस रेलेवेंट है इसलिए कि रिबा का जिक्र आ गया. क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इस्तेमाल किया अल्फाज? क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर ऐसे अल्फाज इंस्पायर किए? क्यों कुरान के अंदर भी कुछ जगहों पे इतनी सख्त वईद की गई है? व्हाई? यस, लेकिन व्हाट आर दीज वर्ड्स एड्रेसिंग और टचिंग? योर इंटेलेक्ट और योर इमोशंस. सो द पॉइंट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also understood it very well कि कुछ चीजों की या मुश्किल चीजों की अगर हुर्मत जो है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे बयान की जाए तो दी उम्मत माइट स्ट्रगल, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जिस तरीके से सूअर के गोश्त से नफरत है, उसी तरीके से हमें सूद से भी नफरत हो. और अगर हमें उस तरह सूद से नफरत होगी तो फिर हम उसके पास नहीं जा पाएंगे. इसी तरीके से और जो इतनी बहुत झूठ बोलना है, गुस्सा करना है, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर आजकल एज ए सोसाइटी आज, हमें नमाज छूट जाने का, नमाज के कज़ा हो जाने का उतना ही अफसोस हो जितना कि किसी के फौत होने का हो, जितना कि किसी के बीमार हो जाने का हो. तो ये चीज अगर आ जाती है, और अगेन इसको लाना ऑनेस्टली कम उम्र में बच्चों में, दिस इज एक्चुअली क्वाइट इजी. अगर आप कुछ चीजें ठीक करते हैं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो ये बहुत आसान काम है और रिवॉर्ड्स इसके बहुत बड़े हैं. तो अब आते हैं हम उस डिस्कशन की तरफ जिसको कि आई कॉल इट, एंड मेनी स्कॉलर्स हैव कॉल्ड इट, वेयर आई टुक इट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ अकलिया वर्सेस नफ्सिया. तो अकलिया इज इंटेलेक्ट, ठीक है, नफ्सिया आपकी मीलान, आपका झुकाव, आपकी ख्वाहिशात. ठीक है, दिस इज नफ्सिया. अब हुआ ये कि तकरीबन कोई रेनेसां के टाइम से, जब ये फ्रेंच और यूरोप में जब रेनेसां हुई, वो उठे दोबारा से, अपनी डार्क एजेस से निकले, मुसलमान जब थोड़े कमजोर पड़ने लगे, साइंस वगैरह में जब हम लीड कर रहे थे वो कम हुआ, और यहाँ पे रेनेसां हुई, और वो हुई भी हमारे बनाए हुए नॉलेज को जब उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया. तो अराउंड दैट टाइम साइंस का बहुत इन्फ्लुएंस आया, और फिर फिलोसोफर्स, उनके फिलोसोफर्स ने बहुत सारी बातें की, जिसमें से कि एक जो थी, जो कि बड़ी फिलोसोफर स्टार्ट की है, वो ये है कि उसने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम.
और इससे एक लंबी डिबेट शुरू हुई और आपको 70 मतलब बताए जाएंगे, लेकिन जो मेन बात है वो ये कि इंसान की थिंकिंग के प्रोसेस को यानी इंटेलेक्ट को सेंटर स्टेज बना दिया गया, तो शदीद इंपॉर्टेंस दे दी गई, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंस आपको आज तक स्कूल के निजाम के अंदर नजर आती है। मैं आगे भी कुछ मिसालें दूंगा, लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि इट्स ऑल अबाउट एड्रेसिंग द इंटेलेक्ट, नॉलेज, आपको नॉलेज देना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये चीज समझाना, एंड यूजुअली डिवॉइड एंड डिटैच्ड ऑफ इमोशंस, इमोशंस का उसके अंदर कोई अमल दखल ना लेके। हालांकि अभी रिसेंटली 2017 में एक इंटरेस्टिंग काम हुआ। एक रिसर्चर्स की टीम है लेड बाय टैली शेरॉट, ये एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि इन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल को रैंडमली जनरेट करके कुछ इंफॉर्मेशन दी, और वो इंफॉर्मेशन क्योंकि रैंडमली जनरेटेड थी तो ट्रू नहीं थी। तो मिसाल के तौर पे कुछ फैक्ट्स बता दिए कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह। और जिस वक्त लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी गई, उस टाइम पे उनके ब्रेन को मुख्तलिफ इमेजिंग टेक्निक्स के जरिए स्टडी किया और स्टडी किया, देखा, और उसके बाद फिर उन लोगों को कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों हफ्तों के बाद बुलाकर बताया कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी ये असल में सच नहीं है, ये रैंडमली जनरेटेड थी, ये ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ कहा गया कि जी फलानी चीज इतनी पुरानी है, फलानी चीज इतनी नई है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन। अब जो लोग वापस आए उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा बन गया जिन्होंने के बड़े आराम से ये बात मान ली कि जो इंफॉर्मेशन हमने याद की थी, जो हमारे दिमाग में डाली गई थी, वो गलत थी, एंड दैट्स इट, चले गए। लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था हु स्टक टू देयर फैक्ट्स, जो कि अपनी जो उनको बात बताई गई थी, जिसको उन्होंने याद कर लिया था, उसके साथ वो चिमटे रहे। ये बड़ी खतरनाक सी बात है ना, अगर आप सोचें तो। और ये हमारी सोसाइटी में बहुत देखने को मिलता है कि मतलब लोग अपने सच के साथ, अपनी जो भी उनके पास बात होती है उसके साथ चिपके रहते हैं। इवन आप उनके पास कोई भी दलील ले जाए, कुरैश का भी यही मसला था ना, अभी मैं आऊंगा उसकी तरफ, लेकिन कुरैश का भी यही मसला था, ठीक। तो दलील का प्रॉब्लम नहीं था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, रिजल्ट्स को देखा जो कि उन्होंने ब्रेन इमेजिंग की थी। उस ब्रेन इमेजिंग से पता लगा कि जिस वक्त एक शख्स को कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूं, इस वक्त अगर आपका दिमाग के अंदर एक छोटी सी चेरी टोमेटो जितनी एक चीज है जिसको के एमिगडाला कहते हैं, अगर आपका एमिगडाला अराउज्ड है, which is a sign of emotions being present, so you being emotionally there, चाहे आप खुश हैं, चाहे आप कोई और फीलिंग है, लेकिन इमोशंस। तो अगर एमिगडाला अराउज्ड है तो you stick to your facts whether they are right or wrong. What do we understand from that, or what did they understand? That emotions play a very important role in humans accepting or rejecting facts. आप लोगों को facts बताएं and they will either accept them or reject them according to their emotions. तो ये एक साइंस ने भी फिर ये एक चीज साबित की, तो इसलिए अब और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस वजह से इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन थॉट्स, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड द रिजल्टिंग एक्शंस। के अच्छा फिर इसके बाद, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक शख्स को थॉट्स दे दी, ये हलाल है, ये हराम है, और अब ऑटोमेटिकली उसके एक्शंस शुरू हो जाएंगे। दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट गोइंग टू हैपन। अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये बात आगे एक स्लाइड के बाद, इस स्लाइड के बाद, कि क्या ये बात हमें पहले से पता थी, नहीं थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक कॉन्सेप्ट है EQ का या EI का, ठीक। EQ कहते हैं इमोशनल कोशेंट को, जो कि IQ इंटेलिजेंस कोशेंट के मुकाबले की एक टर्म भी है, और उसको उसके मुकाबले में खड़ा भी किया गया। आपने बहुत सी स्लाइड्स और मीम्स देखी होंगी जहां पे बता रहे हैं कि जी कामयाबी के लिए IQ से ज्यादा EQ की जरूरत है। और मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं समझता हूं कि EQ के कॉन्सेप्ट में फ्रॉम द इस्लामिक पैराडाइम कुछ कमजोरियां हैं फिलोसॉफिकली, लेकिन स्टिल यस, EQ इज समथिंग, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि पॉपुलराइज कराया 90s के अंदर डैन गोलमैन ने,
और ये आपको बस यही बताता है, यही कहता है कि आपने कैसे इमोशनली अवेयर होना है, अपने इमोशंस के बारे में भी, दूसरों के इमोशंस के बारे में भी, और इसी तरीके से आपने कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हमारी आज की डिस्कशन इससे थोड़ी ज्यादा, इससे ज्यादा ब्रॉड है। तो अब हम देखते हैं कि नफ्सिया का जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट टाइम शायद मैंने ये एग्जांपल दी थी। देखें, थिंक अबाउट अकलिया एज अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर मुख्तलिफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं, और आप जब जब कमांड लगाते हैं, यानी आप यू फेस अ सिचुएशन, यू आर इन अ सिचुएशन, और अब आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे आपके सामने एक मशरूब पड़ा है, या तो वो मशरूब मशरक है या मशरूब मगरिब है। ठीक है, तो या लेट्स से कि वो कोई अल्कोहलिक ड्रिंक है, और या हम कहते हैं कोई रूह अफ़ज़ा वगैरह। अब अगर आपके सामने अल्कोहलिक ड्रिंक पड़ा है, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द नॉर्मल थिंग, आपका दिमाग जो है ना वो इस डेटाबेस में सर्च करेगा, आप क्वेरी भेजेंगे और वो देखेगा कि जी ये चीज जो है जायज है या नाजायज है, और आपको जवाब मिलेगा कि ये नाजायज है। इसके बाद ये जवाब वापस जाएगा, एंड देन यू विल डिसाइड बेस्ड ऑन दैट कि अब क्या करना है। दिस इज अकलिया। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ डेटाबेस। लेकिन एक और चीज है, और वो ये है कि जवाब आपके पास आ गया, लेट्स से कि ये नाजायज है, उसमें कोई इबाम नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि शायद फलाने ने कहा हो, ऐसे हो, लेकिन आपकी अपनी अर्ज उस चीज के लिए इतनी ज्यादा थी कि आपने इस डेटाबेस की जो जो क्वेरी थी, उसका जो रिजल्ट था, उसको इग्नोर किया और आपने वो काम कर दिया। दिस इज नफ्सिया। ठीक, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा ड्राइविंग के केस में, ताकि हमें यह समझ में आए कि नफ्सिया को डेवलप कैसे करते हैं। तो जब आप ड्राइविंग सीखते हैं पहली बार, तो हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर टू लर्न ऑल द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कार। यानी ये स्टीयरिंग है, इसको राइट मोड़ूंगा तो गाड़ी राइट जाएगी, ये गियर है, क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है। हाउ मच टाइम डू यू थिंक समवन रिक्वायर्स टू लर्न ऑल दीज बेसिक्स, theoretically learn? Approximately 1 week. और कोई? सही, तो मेरे ख्याल में शायद इवन एक दिन के अंदर भी एक बंदा जो है ये सब थियोरेटिकली सीख सकता है, उसको भूलेगा नहीं, फिर कहेगा हाँ मुझे पता है ये है ऐसा। लेकिन द मोमेंट अ पर्सन सिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम वेरी वेल नोइंग ऑल दिस वेरी वेल, और उसने 1 घंटा नहीं, उसने 1 साल लगाया। आजकल के हमारे बच्चे तो 3-4 साल पहले जान चुके होते हैं, रेगुलर जान रहे होते हैं, उसके बाद आके बैठते हैं। How much time do you think would it require them to drive fluently, to drive carefree, बगैर इसके कि वो सोचें पहले के। और एक बड़ी अच्छी निशानी कच्चे ड्राइवर की होती है कि वो देखता है, कभी नीचे पैडल्स को देखता है, गियर बदलते हुए गियर को देखता है, और जो सातजा होते हैं सख्त वाले, वो कहते हैं कि देखना नहीं नीचे तुमने, ठीक है, गियर बदलते गियर को नहीं देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा गियर है और कैसे दूसरा गियर डालना। So how much time do you think would it take? It takes quite a lot of time. Sometimes it takes a week, a month, sometimes it takes years. क्यों? इसलिए कि this is the time you require to develop the nafsiya. What does that mean? It means जब आप पहली बार करते हैं और आपके सामने एक ऑब्स्टिकल आता है, तो आपका दिमाग क्वेरी भेजता है डेटाबेस को कि ऑब्स्टिकल आ गया, अब क्या करना है। और उसमें बहुत वीक सी एंट्री होती है, बहुत नीचे होती है वो, क्योंकि बड़ी रीसेंट होती है, और वो कहता है कि जी अच्छा इसके लिए तो कभी ये वाली क्वेरी नहीं गई होती पहले ना, ये सिचुएशन कभी नहीं होती है, तो बड़ी वीक सा होता है। दिमाग ऐसे काम करता है, अगर आप न्यूरो साइंस पढ़ें तो जो काम जितनी ज्यादा आप करते हैं उतने मजबूत उसके पैटर्न्स बनते हैं, तो बड़ा वीक सा पैटर्न होता है। तो वो पता लगता है कि जी ब्रेक लगानी है, फिर दिमाग एक और क्वेरी भेजता है कि जो 3 चीजें सामने हैं इनमें से ब्रेक कौन सी वाली है। और आपको पता है कि अक्सर नए ड्राइवर ये मिस्टेक करते हैं कि कभी कभी एक्सीलरेटर पुश कर देते हैं, उसकी वजह से काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। काफी वीडियोस भी आप देखते होंगे जी, गाड़ी ठीक ठाक खड़ी थी और एकदम से नीचे जाके गिर गई। मैं कहता है इसको क्या जरूरत है ऐसा करने की, लेकिन वो उनकी जो यही ड्राइविंग वाली मिस्टेक। अब ये जो क्वेरी गई, हमने जैसा कि कहा इस प्रोसेस में ना गलती होने का भी चांस है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है।
लेकिन आफ्टर सम टाइम, एज वी सेड, सम वीक्स और मंथ्स और मे बी ए ईयर, क्या हो जाता है? बस आप ऑटोमेटिकली आपका ये आपका नफ्सिया बन जाता है. इट बिकम्स सेकंड नेचर, इट बिकम्स फितरा. आप बिल्कुल आधे सोए भी हुए ना, और अगर गाड़ी चला रहे हैं पीछे सामने आ गई तो आप ब्रेक हिट करेंगे. आपको ये पता है कि ब्रेक हिट करनी. इसी तरीके से शुरू में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जो रेडियो डेक होता है उसकी आवाज भी बंद करवाना चाहते हैं. आप लोगों को भी कहते हैं कि खामोश हो जाओ, बात नहीं करो. अगला कहता है यार तुम गाड़ी चला रहे हो, मैं बात कर रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने. और उसके बाद फिर एक सिचुएशन आ जाती है जब आपने एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में कोक का कैन, ठीक है, और बस आप गाड़ी चला रहे हैं. लोग परेशान हो जाते हैं आपको देख के, लेकिन आपको टेंशन नहीं होती. व्हाई? बिकॉज इट हैज बिकम सेकंड नेचर. नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस is actually the key for ourselves and again parenting, कि हम कैसे नफ्सिया को शेप कर सकते हैं. अब एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. थिंक अबाउट अ पर्सन who all his life knew about praying Fajr but never prayed, and at age 30, 40 या 50 he wants to wake up. गर्मियां हैं और उसको बताया गया है कि जी ये 4:30 बजे सुबह आपको उठना पड़ेगा, और वो अलार्म भी लगा लेता है 2-3. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मुश्किल है ना. मतलब देयर इज अ चांस कि उससे मिस हो जाए, देयर इज अ चांस कि वो लेट हो जाए, देयर इज अ चांस कि वो उठ के गलती से अलार्म को बंद कर दे. वी ऑल नो दैट. हाउएवर, इफ समवन हैज बीन इनटू दिस हैबिट फॉर 10 years, यानी आपने 10 साल की उम्र से शुरू किया, 20 साल का हो गया है, तो दैट्स इट. एक हैबिट बन चुकी है, एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है. इवन अगर ये कभी फॉर लॉन्गर पीरियड छोड़ भी दे तो उसको अपना आप अजीब लगेगा. देयर विल कम अ टाइम कि उसको ये वाली हैबिट जो है ना, ये उसको ये नॉर्म, ये रूटीन, ये सब कुछ वो मिस करेगा. सेम इज विद बैड हैबिट्स. आपको पता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो दे कम फॉर द स्टाइल, दे स्टे फॉर द टेस्ट. ये एक इश्तिहार होता था बेसिकली, जिस पे मैं बहुत हैरान होता था कि ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि आप आते हैं इस नखरे शखरे के लिए और फिर उसकी जो निकोटीन है उसके लिए फंस जाते हैं. लेकिन वो उन्हीं लोगों को जब आप निकोटीन पैचेस के जरिए उतनी ही निकोटीन देते हैं, यू नो व्हाट दे मिस? दे मिस दिस प्रोसेस. वो कहते हैं यार ये जो एक हैबिट थी ना, निकाला, ये किया, इस तरह. यानी इट्स नॉट जस्ट द नशा, इट्स दैट हैबिट विच दे हैव. और इसीलिए फिर ज्यादा कामयाब हो गई वो जो ई सिगरेट्स आई, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोसेस भी सिम्युलेट हो रहा है. आप अभी उस प्रोसेस की भी नकल उतार रहे हैं. इसी तरीके से ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं. मतलब मैंने जैसा बताया तो बढ़ते चले जा रहे हैं. और उसमें मसला क्या है? उसमें मसला यही है कि इट्स दी हैबिट्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैंने कहा जितने आप जल्दी शुरू करेंगे बच्चों को इस किस्म के फूड पे लगाना. और बाय द वे जंक फूड को हाइपर पैलेटेबल फूड कहते हैं. हाइपर पैलेटेबल फूड का मतलब यह है कि उसमें नमक, फैट और चीनी, ये 3 चीजें भरपूर होती हैं. और ये वो 3 चीजें हैं जिनकी इंसानों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी वजह से, मैं डिस्कस नहीं करता लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी वजह से क्रेविंग डाली हुई है. ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था फॉर गुड 1000, 2000, 3000 ईयर्स. वी डोंट एग्जैक्टली नो कि कितने साल, लेकिन ये बहुत जरूरी था. तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी क्रेविंग डाली, जिसका मतलब ये है कि इन चीजों से हमारा जी नहीं भरता काफी लंबे टाइम के लिए. यानी हमारी जरूरत पूरी हो जाने के. पानी ऐसी चीज है, अच्छी मिसाल है, पानी ऐसी चीज है कि यूजुअली आपको कोई नहीं मिलेगा जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा पानी पी ले. लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बिलखसूस मैंने बताया नमक है, फैट है और मीठा है, जिसकी इंसानों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने डाला है कि जी हम उसको जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं. एंड इफ यू डू दैट, अगर हम खुला छोड़ दें तो आपको पता है कितनी किस्म की बीमारियां होती हैं. क्या वो बीमारियां हमारे माशरे में कम हो रही हैं? चाहे वो मोटापा है, ओबेसिटी, बिस्यारखोरी, चाहे वो हार्ट की है, ब्लड प्रेशर की है, या ज्यादा हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है ना. तो दिस इज अगेन इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम. अच्छा, हम जहां जहां जिस जिस घर में वेट का प्रॉब्लम है, पीपल ट्राई टू सॉल्व इट विद द इंटेलेक्ट. उसका क्या मतलब है? कहते हैं जी यार ये देखो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इसको खाना कम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो. डज दैट वर्क? इट सेल्डम वर्क्स. सेल्डम. मैं कहता हूं कि इट ओनली वर्क्स फॉर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस.
क्योंकि उनका रिज़्क इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो शायद इस पे कर लें। लेकिन आम इंसान के लिए, इन एडिशन टू द इंटेलेक्चुअल पार्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज गिव देम द माहौल। आपने इमोशनली उनके लिए ये सारा कुछ आसान बनाना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो दे विल कम आउट ऑफ दिस हैबिट। अच्छा, अब देखें, कुरान जो है ना, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे जो मुखातिब होते हैं, तो उसमें इमोशंस का बेतहाशा दफा जिक्र है, और बिलखसूस अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, वो कल्ब का जिक्र करके और उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक आयत सूरे आले इमरान से निकाल के लिखी आपके सामने, जिसमें कह ही रहे हैं कि जी हमारे दिल ना हट जाए, ना डेविएट हो जाए उस गाइडेंस से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो हिदायत जो कि हमें मिली है। तो हिदायत मिली है, हमने एक्सेप्ट किया दिस वाज समथिंग इंटेलेक्चुअल, हमने उसको अंडरस्टैंड किया कि क्या सब कुछ इंटेलेक्चुअल, लेकिन अब हम इस पे रहते हैं या नहीं रहते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारा इससे लगाव रहे, हमें ये चीज पसंद रहे। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल शक्ल देखने के लिए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी सुन्ना है ना, वो चलता फिरता कुरान है। ठीक है, तो कुरान की इंप्लीमेंटेशन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना में देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे वाकया, वो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाता, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मैं आपको वैसे बयान करूंगा कि बहुत खूबसूरत वाकया है। और अगर आप इसको इस तरह पढ़ें तो आप कहेंगे हैं ऐसा भी हो सकता था, सहाबा अंसार, ये ग़ज़वे हुनैन में बहुत सा माले गनीमत, बेतहाशा माले गनीमत आया। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ के हैरान हो गया। मैंने कहा आपके साथ मैं फिगर शेयर करूं कि इतने हजार दीनार और इतने हजार केमल, लेकिन बेतहाशा। अब वो माले गनीमत जब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तकसीम कुछ ऐसी की कि जो कुरैश के 9 मुस्लिम लोग थे, कबीले थे, उनको मुंह मांगे दिया। इफ यू रीड अबाउट इट, तो उनको दिया कि जी तुम 100 कैमल्स ले लो। उसने आगे से कहा कि जी 100 मुझे भाई के लिए भी चाहिए, तो तुम भाई के लिए भी ले लो, बेटे के लिए चाहिए 100 बेटे, इस तरीके से। और कुछ और अरब के ट्राइब्स थे। और अंसार को या बहुत ही कम, अकॉर्डिंग टू जो रूल है फाइटर्स का, और या बिल्कुल कुछ नहीं मिला। जिस बात पर अंसार ने गिला किया, कंप्लेन की, बल्कि कुछ इधर भी जैसे लिखा हुआ है गुस्से हुए, ये क्या मजाक है, क्यों नहीं हमें मिला, उनको क्यों मिला, उन्होंने तो कोई कुर्बानियां भी नहीं दी इस दीन के लिए, हम तो लड़े हैं, हम तो कब से लड़ रहे हैं, हमने अपनी जानें रिस्क की हैं, ये जो हम मार्का जीते हैं ये भी हमारी वजह से, हम तो हैं अंसार, नसारा, मदद करने वाले। ठीक है, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली साद बिन उबादा से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनको अंसार को बुलाया। और अब आप सोचें, मोटा मोटा सोचें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये किसी भी शख्स के पास ऐसी मसले को एड्रेस करने के 2 तरीके। सो यू कैन थिंक अबाउट कि आपके घर में ऐसा कोई मसला होता है और आपने अपेरेंटली, मैं अपेरेंटली कह रहा हूं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाजायज काम या गलत तकसीम नहीं की, लेकिन आप किसी को लगता है, परसेप्शन है उसकी कि आपने कोई ज्यादती की एज ए पेरेंट, एक को ज्यादा दे दिया, दूसरे कम दे दिया, एक को सब कुछ दे दिया, एक को पूरा पिज्जा पकड़ा दिया, दूसरे कुछ भी नहीं दिया। यू नो व्हाट द ग्राउंड रियलिटीज आर बीइंग द पेरेंट। ठीक है, और आपसे बाकी बच्चे आके अब तकरार कर रहे हैं, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि भाई मैं ज्यादा जानता हूं या तुम ज्यादा जानते हो, मैं बड़ा हूं या तुम बड़े हो, ठीक है, मैं बाप हूं या तुम, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर अगर यही काम हो, किसी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो बॉस है वो सबसे पहले क्या कहेगा, रूल फलाना, चैप्टर फलाना के तहत मुझे ये इख्तियार है कि मैं ऐसा करूं। ठीक है, हम वो पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर्स आजकल देख रहे हैं, तो उसके अंदर बार बार यही होता है, जो भी कोई अनहोनी हो जाती है तो वो फौरन लेके आ जाते हैं कि जी फलाने आर्टिकल के तहत ये काम करना जायज। तो इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये वाला रिस्पॉन्स बहुत सेंस बनाता है और बहुत जबरदस्त और बहुत आसान भी था। व्हाई? बिकॉज ही इज द सुप्रीम लीडर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताने की जरूरत है, सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि भाई तुम लोग भूल गए हो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, and I take orders directly from Allah subhanahu wa ta'ala, और जो वो कहते हैं मैं वो करता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, इस बात का जिक्र भी बीच में नहीं लाया, कोई ऐसा रिमाइंडर नहीं था, नथिंग।
दिस वुड हैव बीन द इंटेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये इंटेलेक्ट का ऑप्शन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ सवाल पूछे, ठीक है, उनको कहा कि यू अंसार, डू यू फील एंग्शियस फॉर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या तुम लोग जो है इस वक्त तुम्हारे अंदर ये दुनिया की चीजों की तलब बढ़ गई है, इतनी ज्यादा है, ठीक है, wherewith I have sought to incline these, अब हालांकि बताया कि मैंने तो ये चीज कुछ ऐसे लोगों को दी है जिनको मैं मजबूत करना चाहता था ईमान के अंदर, ठीक है, मैंने उनको दिए कि वो मजबूत हो जाए, अपने नए नो मुस्लिम है, वो अभी अभी मुसलमान हुए, और फिर उनको कहा क्या तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो ओ ग्रुप ऑफ अंसार, ठीक है, कहता है कि ओ ग्रुप ऑफ हेल्पर, दैट द पीपल, वो लोग जाएंगे अपने घरों को शीप के साथ और कैमल्स के साथ, वो अपने साथ शीप ले जाएंगे, कैमल ले जाएंगे, बहुत बहुत सारे, और तुम किसको अपने साथ लेके जाओगे, कहते हैं कि और तुम मैसेंजर ऑफ अल्लाह को अपने साथ लेके जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई एम विद यू, मैं तुम में से हूं, ठीक है। तो क्या हुआ होगा इसके बाद, अंसार इतना रोए कि उनकी दाढ़ियों में से पानी टपकने लग गए, ये आंसू जमा होकर दाढ़ियों से बह रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो यानी ऐसी सिचुएशन फिर कभी भी हिस्टोरिकली कभी भी अंसार की तरफ से नहीं बनी, नेवर एवर कोई कंप्लेन, कोई ऐसी चीज नहीं। दिस इज द पावर ऑफ इमोशंस, ठीक, इस पावर ऑफ इमोशंस को अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लें हम लोग, अपने लिए भी मैं फिर कहूंगा, लेकिन अपने से ज्यादा अपनी पेरेंटिंग में अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो हम बहुत ही मजबूत इंसान बना सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लिमिट्स भी है ना, इमोशंस की भी कुछ लिमिट्स हैं, थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है यहां पे, क्योंकि मैंने कहा ना इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, हम इमोशंस को इंटेलेक्ट के ऊपर नहीं बिठाना चाह रहे, क्योंकि अगर ऐसा कर लें तो आपको पता है इमोशंस मिसगाइड करते हैं, ठीक है, आपका दिल चाह रहा है आपका, हम तो आपको हवा के गुलाम नहीं बनाना चाह रहे ना कि जी आप अपनी हवा जो आपके अंदर ख्वाहिशात, तो स्कॉलर्स एक बहुत अच्छा वाकया कोट करते हैं, एक मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं, और कहते हैं कि थिंक अबाउट ए हॉर्स रेस, हॉर्स की रेस हो रही है जिसमें कि जो घुड़सवार है घोड़े के ऊपर बैठा होता है जिसको जॉकी कहते हैं, तो जॉकी बैठा है और घोड़ा है, क्या अगर जॉकी अकेला भागे घोड़े के बगैर तो रेस जीत सकता है, नहीं जीत सकता, घोड़े का मुकाबला कहां इंसान कर सकता है, और अगर घोड़ा अकेला भागे जॉकी ना हो तो ये आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये आखिर तक जाएगा और सही डायरेक्शन में जाएगा, और रास्ते में अगर कोई इसको कुछ खाना पीना दे दे तो रुक नहीं जाए, नहीं इंश्योर कर सकते हैं। तो इसका अब इस मेटाफोर में जॉकी कौन है, इंटेलेक्ट, और हॉर्स कौन है, दैट्स द इमोशंस, इमोशंस आर वेरी पावरफुल, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता होता हूँ, ये किसी स्कॉलर की नहीं है, मेरी है बाय द वे, और वो ये है कि इंजन को अगर आप देखें ना तो इंजन के अंदर धमाके हो रहे हैं, एक्सप्लोजन्स हो रही है, कंटिन्यूसली एक्सप्लोजन्स हो रही है, लेकिन वो एक्सप्लोजन्स एक खास चैम्बर के अंदर होने की वजह से, जो कि कंट्रोल्ड है, ठीक है, इंटेलेक्ट के जरिए आपने उस एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया, उसको चैनल किया, वो आपकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। यही धमाका अगर इस चैम्बर से बाहर हो तो क्या होता है, तबाही कर देता है। तो इस टाइम अनफॉर्चुनेटली इस उम्मत को भी उस चैम्बर, उस गाइडेंस की जरूरत है, अदरवाइज इट इज फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ मसल पावर, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, लेकिन ये चीज मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली। और जो मैंने शुरू में बताया, यहां पे अल्लामा इकबाल भी हमें ये चीज भी समझा रहे हैं, और उसका उल्टा पॉइंट भी के वो कह रहे हैं अक्ल अय्यार है 100 बेस बना लेती है, अक्ल अय्यार है, बहुत तेज है, और इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। तो यहां पे हमने इसको कैसे समझना है कि अक्ल हमें भी बेवकूफ बनाती है, हमें बेवकूफ ऐसे बनाती है फिर कि तावीलें लेके आती है, यानी जब आपका नफ्स नहीं होता ना किसी चीज की तरफ, सो यू सर्च फॉर एविडेंसेस, यू सर्च फॉर फतवा जो कि आपके दिल के मुताबिक आपको बता दें कि क्या चीज है। और आज के जमाने में आई विल कॉल इट, जब आपके पास बहुत सारे स्कॉलर्स फॉर डॉलर्स हैं, ये मेरे एक उस्ताद कहा करते थे, तो हर किस्म का फतवा मिलना आसान है मुश्किल है,
मतलब कोई मुश्किल, जस्ट हैव टू सर्च और आपको जो है ना कोई भी चीज का मिल जाएगा। आप चाहे ट्रांसजेंडर ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, आपको जो है ना जरूर मिल जाएगा, और बहुत लंबा चौड़ा सा नाम भी होगा साथ और सारा कुछ। तो ये वो अकल की अय्यारी है जो कि अकल कर रही है नफ्स के कहने के ऊपर, ठीक। तो इसमें हमने नहीं माना। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज थोड़ी देर के लिए मुलायजा फरमाएं कि जो गाइडेंस खुदा की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें हिस्टोरिकली कि जो सबसे बड़े नॉन गुमराह थे, मतलब ये लिस्ट मैंने खुद से बनाई है, लेकिन हम एग्री कर सकते हैं ना कि ये इब्लीस तो नंबर 1 है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि खुद भी गुमराह और हमें भी गुमराह करने की इसने जिम्मेदारी उठाई। और फिर उसके बाद अबू जहल, इस पे भी मेरे ख्याल में कोई इतना वो नहीं होगा, अपने साथ भी सबको किया। और वलीद बिन मुगीरा, इनका इनडायरेक्ट जिक्र, यानी नाम लेकर नहीं, लेकिन कुरान के अंदर रेफरेंस है जिसमें कि इनका जिक्र किया गया इन नेगेटिव सेंस। और अबू लहब तो तब्बत यदा अबी लहबिन, तो वो तो अगेन। तो ये अगर हम इन चार को देखें, तो अगर आप इन चार को देखें तो इन चारों में अक्ल समझ की कुछ कमी थी। मतलब आपने कभी सुना कि हम कहेंगे जी इब्लीस को पता नहीं था, या इब्लीस के इस तरह की, नहीं। इब्लीस के केस में इट वाज क्लियरली तकब्बुर, इट वाज क्लियरली एरोगेंस। व्हाई नॉट मी, ठीक है, मैं क्यों करूं। अब हमें अपने आप को अगेन देखना चाहिए, वो मिसगाइडेड इमोशंस हैं, ये वो इमोशंस हैं विच वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये वो इमोशंस हैं जिनको के काबू करने की जरूरत थी एट एन अर्ली स्टेज। किसी को देखना चाहिए था, खुद को देखना चाहिए था। वो तस्किए नफ्स वाली बात जो लास्ट टाइम भी हमने की, जो कि कंटिन्यूस एक चीज है, ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से अबू जहल की शदीद किस्म की दुश्मनी, पर्सनल, ही वेंट पर्सनल विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और उसकी वजह से अब अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा की एक डिस्कशन होती है जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमने, जब हज के लिए लोग आ रहे थे उस वक्त प्री इस्लामिक हज स्टिल, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर थे, तो हम उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कैसे रखेंगे। Why were they afraid? Because they knew very well कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, that is so beautiful, so attractive, कि अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, ठीक है। तो अब वो सोच रहे थे कि हम कैसे इनके ऊपर मीडिया बैन लगाएं, हम कैसे इनको फेक न्यूज करार दे दें, हम कैसे इनको डी प्लेटफॉर्म कर दें, हम इनसे प्लेटफॉर्म कैसे छीन लें, ये डिस्कशन हो रही थी। तो इस डिस्कशन के अंदर वलीद बिन मुगीरा और ये सजेशंस देते हैं। तो अगर एक सजेशन देता है कि हम कहेंगे कि वो झूठ बोलता है, तो दूसरा आगे से कहता है कि यार कम ऑन, हमें पता है कि झूठ तो नहीं है। तो कहता है हम कहेंगे कि वो मैजिशियन है, तो दूसरा आगे से कहता है यार ये मैजिक ऐसा होता है, ये तो मैजिक नहीं। जो जो एक्सक्यूज वहां पे आए, इन्होंने, इन जालिमों ने जानते बूझते हुए इन्होंने खुद कहा कि ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। और फिर आखिर में उन्होंने कह दिया कि हम कहेंगे कि वो एक ऐसा सौरोसर है, एक ऐसा जादूगर है जो कि बाप को बेटे से, माँ को बेटी से जुदा कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना वो सच है कि वाकई अगर बेटे ने सुन लिया तो फिर वो बाप की भी नहीं सुनता, वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुलाम बन जाता है। तो इस लिहाज से उन्होंने ये एक फिर बात निकाली। मेरा ये बताने का मकसद ये है कि ये दोनों भी बखूबी जानते थे। आप जितने टेक्स्ट देखें, वलीद बिन मुगीरा तो खुद बहुत ही नोबल आदमी था, शायद उस टाइम का सबसे अमीर आदमी था और बहुत अच्छा शायर भी था। तो वो कहता था कि ये जो चीज उतर रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान, ये शायरी वारी नहीं है। मैं शायर हूं, मैं जानता हूं शायरी क्या होती है, दिस कैन नॉट बी, और ये एक इंसान की का कलाम या तख्लीक नहीं। तो ही न्यू इट वेरी वेल। तो फिर व्हाट वाज इट दैट स्टॉप्ड दीस पीपल फ्रॉम accepting what their intellect was telling them is the truth? It was their emotions, it was their nafsiya. और particularly मैंने बताया कि इस बंदे के केस में was ungrateful, वो शुक्र, उसको जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया था उसको कम लगता था। वो कहता था कि नहीं, ये जो कलाम उतरा है ना, ये भी मुझ पे उतरना चाहिए था। ये क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, एक ऑर्फन के ऊपर, ठीक है, एक ऑर्फन के ऊपर उतर गया, जिसके पास पैसे भी नहीं है, जिसकी वो सोशल स्टैंडिंग नहीं है जो मेरे पास है। व्हाई दैट? ये नाशुक्री की इंतहा,
और इसी तरीके से अबू लहब का तो हम जानते हैं कि कितनी उन्होंने एनिमिटी की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां इनके 2 बेटों के ऊपर ब्याही थी। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वो मैरिज कंज्यूमेट हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन वो होने से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम अनाउंस कर दिया तो इन्होंने वो खत्म कर दिया। अगर कंज्यूमेट हुई थी तो हम डिवोर्स कहेंगे, अदरवाइज कि उन्होंने उसको रोल बैक कर दिया। तो इसकी जंग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी पर्सनल लेवल की थी। इट वाज नॉट अबाउट इंटेलेक्ट, इट वाज नॉट अबाउट वेदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह और नॉट। ठीक है, तो अब इसके बरक्स अगर ऐसी ही 4-5 मिसालें आपको दे दूं जहां पे लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पे फुल इस्लाम पे फुल ईमान लाए, और उसमें इंटेलेक्ट का ना होने के बराबर दखल हो और इमोशंस हो, तो कैसा है? बड़ा मजा आ जाए ना। तो आप ये लिस्ट देखें कहां पे हमें मिलता है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लंबी बहस की हो इस बात पे कि नहीं तो खुदा ने बनाया है, खुदा है, ये मजहब है। वी डोंट सी दैट। कहां पे हमें मिलता है कि 8 साल के अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ने ये डिस्कशंस हुई हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, हम नहीं मिलते। कहां पे हमें, अच्छा ये बहुत प्यारी इनसे रिलेटेड एक वाकया है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी हज पे जब गया था तो मैं सीरा सुन रहा था, तो सीरा के दौरान ये वाकया आया, तो मैं सोच रहा था कि द प्रूफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग अ प्रॉफिट, बस ये वाकया काफी होना चाहिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं। देखिए ज़ैद बिन हारिस जो थे ना, वो हजरत खदीजा की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले हुए एक गुलाम थे। ये उनकी फैमिली के थे, उनकी फैमिली में किसी ने खरीदा था, और जब ये शादी होके आई तो ये साथ आए। इनकी हिस्ट्री ये है कि ही वाज एक्चुअली किडनैप्ड। अपनी ही फैमिली मेंबर्स ने झगड़े में ना अपने, मैं भूल गया किसी चाचा मामू ने किडनैप करके बेच दिया था, बदला लेने के लिए अपने भाई से या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आपको पता है स्लेवरी जब तक थी तो स्लेवरी का क्या सिस्टम था, तो यू वर बॉर्न इनटू स्लेवरी नॉर्मली, कि जी बस आप स्लेव पैदा होते थे, ठीक है, और उनका अरब का ये असूल था। लेकिन साथ में ऐसा भी हो सकता था कि आपको कोई एक बार स्लेव बना दे फिर आप उससे निकल नहीं सकते। सो अनलेस समवन सेट्स यू फ्री और बाइज यू, ठीक है, और फिर वही सेट यू फ्री कर दे, या आप अपने आप को खुद बाय कर लें, तो आप अपने मालिक को कहें कि जी मुझे बताओ, और वो ठीक ठाक बड़ी सम लगाते थे। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो अब गुलाम स्टेटस के हैं, इवन दो ही वाज अ फ्री बॉय, किडनैप हुए, यानी एक बंदा जो कि असल में फ्री हो, उसकी वो फ्री हो जाने की दोबारा ख्वाहिश ज्यादा बड़ी होगी ना, एज कंपेयर टू समवन जो जिसके शुरू से पैदा होते साथ उसको यही पता है कि जी आई एम अ स्लेव। और एंड ही वो, अच्छा वो इतने छोटे भी नहीं, शायद 8-9-10 साल के थे, सो ही हैड मेमोरीज ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो इनके जो वालिद थे और चचा थे वो इनको ढूंढते रहे फॉर years एंड years, और ढूंढते 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 वो पहुंच गए मक्का। और अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाज़िल नहीं हुई, ठीक है, मैं बता रहा हूं ही इज नॉट अ प्रॉफिट येट। और वो पहुंच गए और उनको पता चला कि इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स है जिसके पास हमारा बेटा। तो बड़ी तैयारी शहरी करके बड़े परेशान स्ट्रेस में और पहुंचते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहते हैं कि ये जो बेटा, ये जो बंदा है, गुलाम जो आपका है, ये असल में हमारा बेटा है, ठीक है, एंड वी हैव प्रूफ फॉर इट, और मैं इसका बाप हूं, ये उसका चचा है, वी हैव प्रूफ वगैरह वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बात कहते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है मेरी। क्या कंडीशन बताई होगी उन्होंने इस बात के लिए कि ये उनको ले जाए? और उसकी मर्जी। उन्होंने कहा कि आप उससे पूछ लें, वो जाना चाहता है, फुल स्टॉप। इन्होंने बहुत कहा कि जी हमारे पास ज्यादा पैसे देने के लिए नहीं, उन्होंने कहा नहीं पैसे वैसे नथिंग, बस सिर्फ बुलाया गया। वो आते हैं, अपने बाप को देखते हैं आफ्टर आई डोंट नो 10 years, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, सारा कुछ होता है, और बाप बड़ा खुश कि जी आप बताते हैं डील हो गई है, वो इजाजत मिल गई है, चलो के चले। मैं तो नहीं जाना। क्यों? मैं तो रसूलुल्लाह के पास रहना। It was something unheard of, unbelievable. Why would that happen? My question is, एक गुलाम अपने मालिक के पास क्यों रहना चाहेगा? Can that be an intellectual decision? It's purely emotional. He loved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even before he was a prophet. तो मैं वो बता रहा हूँ कि ये इखलाक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आजकल
शुक्र है कि मेरे बेटे उठ के चले गए, उन्होंने कहीं जाना था। आजकल तो इन जालिमों के हम माँ बाप होते हुए भी ना ये क्लेम करते हुए डर लगता है कि इनको ऑप्शन मिले तो ये पता नहीं साथ रहेंगे या किसी बेहतर ऑप्शन के लिए छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो वहां पे बात हो रही है अगेन स्टेटस गुलाम का, जस्ट इमेजिन। और फिर इसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हम जानते हैं उनके लिए बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ वर्ड, ठीक है, ये जो नाम इनके ऊपर सिद्दीक पड़ा, तो एक इसकी वही बताई जाती है बिकॉज वो तस्दीक करते थे वट एवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो सिर्फ बस पूछते थे कि क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सच है। ठीक है, तो वो मिराज के वाकये के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ, जब उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, कुरैश ने तमस्खुर उड़ाया कि जी अच्छा ये देखो जरा तुम्हारे दोस्त ने क्या बातें शुरू कर दी, कह रहा मैं गया इस तरह, मैं चला गया उधर पहुंच गया, उधर से फिर मैं मिराज और फिर इसरा और ये इन्होंने आगे से सिर्फ एक बात पूछी, ये रसूल ने कहा है? कहते हैं हाँ कहा है, फिर कहते हैं सच है, दैट्स इट। तो इसमें इंटेलेक्ट नहीं, ये दिस इज रियली, दीज आर द इमोशंस, दिस इज द बॉन्ड व्हिच दीस पीपल हैड विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and with Islam and with the love they had for Allah subhanahu wa ta'ala and his hukum. This is what we need to develop. अगर हम ये डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। अब थोड़ा सा आ जाएं इस बात की तरफ, अब आते हैं पाकिस्तान। एक स्टडी हुई है सचमुच, एक साहब हैं जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, सलमान हसन सिद्दीकी उनका नाम है, उन्होंने खुद एक सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने कहा कि जी बच्चों से पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट हर्ड सेंटेंस ऑफ आई थिंक 10 ईयर ओल्ड्स, 10 साल तक के बच्चे, क्या जुमला, क्या होगा वो जुमला? वो पहले 3 जुमले क्या होंगे जी? तो पहला शायद जो मुझे याद पड़ता है, मैंने काफी पहले इसको देखा, पहला जो जुमला था वो था चुप हो जाओ, दूसरा था बैठ जाओ और तीसरा है ना करो। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब आप आ जाएं, इस पे कोई सर्वे नहीं हुआ कि टीचर्स क्या बोलते हैं, लेकिन हम सब क्योंकि इससे गुजरे हैं, मुझे लगता है कि इवन मॉन्टेसरी लेवल के टीचर्स जो जुमला सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, वो नो टॉकिंग, कीप क्वाइट, सिट डाउन, सिट स्ट्रेट, ठीक है, ये वाली बातें। हालांकि अगर सोचें तो मतलब इसी के कंपैरेटिव में अगर आपको बताऊं, दुनिया का जिस मुल्क का सबसे अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है, इस पे भी हम वैसे काफी लंबी डिबेट कर सकते हैं लेकिन आई ट्राई टू कीप इट ब्रीफ, लेकिन वो फिनलैंड का जो सिस्टम है ना, वो बहुत आगे बताया जाता है। अब एक खास बात मैं आपको फिनलैंड के सिस्टम की बताऊं, 2 खास बातें। एक, दे स्टार्ट वेरी लेट स्कूलिंग, फॉर्मल स्कूलिंग जिसमें पढ़ाना शुरू करते हैं, दैट स्टार्ट्स एट 7 years। हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है? हमारा ये है कि जी बस किसी तरीके से 2.5-3 साल के बच्चे को अगर पहाड़े शाड़े कोई याद कराना शुरू कर देना, हम बड़े खुश होंगे, और अगर एक लिस्ट साथ में अल्फाज अंग्रेजी के भी आते हो तो क्या ही बात है। तो वो 7 साल से कराते हैं, और जब वो करते हैं तो तकरीबन 15 साल तक के बच्चे को स्कूल में अपनी मर्जी है, चाहे वो जमीन पे लेटता है, चाहे कुर्सी पे खड़ा होता है, जैसे भी सीखना चाहता है। और उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, बच्चा एक टाइम पे एक चीज पे फोकस कर सकता है। या आप उसको ये बताएं कि तुमने कैसे बैठना है तो इसमें फोकस करेगा, और या आप उसको बताएंगे जो चीज डिस्कस हो रही है तो वो कभी यूं बैठेगा, कभी जो भी वो करेगा। तो हमने कौन सा वाला चूज किया इसमें? हमने कहा कि जी हमने जो है ना, हम जो बता रहे हैं बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इसके दिमाग में जाती है नहीं, लेकिन बैठेगा ये सीधा, ठीक है, इससे हमने बिठाना है इसको सीधा। तो अब अगर आप हमारे मदारस और हमारे स्कूल्स को देखें, तो अगर मैं ये कहूं कि हमारे मदारस और हमारे स्कूल्स द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो अगर कोई इससे इत्तेफाक नहीं करता तो बता दे, आपको हक है इत्तेफाक ना करने का, फिर मैं मिसालें दूंगा। हमारे स्कूल्स के अंदर जितना यूनिफॉर्म का ख्याल रखा जाता है, जितनी सजाएं लेट आने पे दी जाती हैं, जितना नाखून चेक करते हैं, बाल चेक करते हैं, कान, मैं कहता हूं कि ऐसा दुनिया, जुएं चेक करते हैं वो भी सबके सामने लाइन में लगा के, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं होता, और नहीं होते ऐसे, ठीक है, इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं होता। लेकिन इसके बरअक्स जब यही बच्चे सोसाइटी में आते हैं तो क्या इनके अंदर यही सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की और हाइजीन की और पंक्चुअलिटी की और ये सारी क्वालिटीज उतनी रहती, या उस वक्त ये बिल्कुल उलट हो जाता है?
तो किसी को तो सोचना चाहिए था ना कि मतलब जितना हम यहाँ जोर लगा रहे हैं उतना ही इसका उलट नतीजा आ रहा है, कम से कम ये जोर कम कर दें। तो उसकी वजह अगेन क्या है? उसकी वजह यही है कि वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस एट द एक्सपेंस ऑफ इमोशंस। इट इज डिवॉइड ऑफ इमोशंस। हम बच्चों के अंदर वो तमाम चीजें जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कदर गुस्से, सख्ती, नफरत से डाल रहे हैं, तो बच्चा मोस्ट लाइकली हर स्कूलिंग सिस्टम के हर बच्चे का एक शौक निकलते साथ ये होगा कि जी पहले तो मैं लंबे बाल रख लूँ ना, ताकि वो 10-15 साल का बदला ले लूँ किसी तरीके से। ठीक है, फिर हम हैरान होते हैं पेरेंट्स के लंबे लंबे बाल क्यों रखें। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। और अब हम आते हैं टुवर्ड्स द एंड, और एंड में जो है ना, तो एक लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी आने वाली टॉक्स की मार्केटिंग कर रहा हूं कि मैं पेरेंटिंग के ऊपर इतना जोर दे रहा हूं, लेकिन वाकई नफ्सिया डेवलप करना सबसे पहले पेरेंट्स का काम। रियली जो मिसालें मैंने आपको दी, फॉर पेरेंट्स इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इजी टास्क, लेकिन पेरेंट्स नीड टू लर्न certain concepts first. They need to understand what it means to be a parent. ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमने सबसे ज्यादा गप लिया। आपको अगर एक छोटी सी डिश बनाने का कहा जाए पहली बार, तो मुझे यकीन है कि आप 1-2 फोन वालदा को, 1-2 फोन सास को इधर उधर राइट आप ये सब करेंगे, और नहीं वो तो किताब खोल के देखेंगे, नहीं तो यूट्यूब की कोई वीडियो लगा लेंगे सब। लेकिन पेरेंटिंग वो काम है जिसके लिए कोई भी बंदा 10 मिनट भी निकालने के लिए तैयार नहीं। सबका ये ख्याल है कि नहीं ये जो है ना खुद से बस हो जाएगा, ये तो हम ना हमारे माँ बाप ने कभी सीखा था। और इंटरेस्टिंगली मैं अपनी ट्रेनिंग में आगे बताऊंगा कि हमारे माँ बाप को असल में उन चैलेंजेस का सामना ही नहीं था जो हमें। हमारे माँ बाप के जमाने में हम बच्चे एक छोटे से तालाब में तैर रहे थे, और आज के हम जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे समुद्र में तैर रहे हैं। बस ये फर्क समझने की जरूरत है। तो वी कैन नॉट लीव देम अलोन, वी कैन नॉट लेट देम ड्राउन देयर विदाउट टीचिंग देम फर्स्ट कि जी स्विमिंग कैसे की जाती है, और बगैर ये सारा कुछ इंश्योर किए। वंस उनको आ जाए तो बस फिर ठीक, फिर कोई मसला नहीं। फिर दूसरी चीज जो है वो जो बड़ी है, अगेन ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, मैं इसको बहुत नहीं, अनलेस के क्वेश्चन आंसर में हो तो स्कूलिंग। तो स्कूल, क्योंकि मैंने भी मिसालें भी दी, स्कूल से बहुत आपका बच्चा जो इमोशनली जो चीज बन के निकलेगा, उसमें जितना आपका रोल है इसके करीब करीब फिर आपके स्कूल का भी रोल है। व्हाई? बिकॉज ही स्पेंड्स 7-8 आवर्स ओवर देयर 5 days a week. दैट इज अ लॉट। और आखिरी जो पॉइंट है वो है कंपनी का। तो कंपनी मैटर करती है। हदीस भरी पड़ी है, बहुत प्यारी रसूल की हदीस कि एक इंसान अपने अच्छे दोस्त के दीन पर है। तो अगर आपके अच्छा दोस्त जो आपका क्लोज फ्रेंड है, सिंपल सी बात है, अगर वो नमाजी है, जिस बच्चे का अच्छा दोस्त नमाजी है, बस वो भी नमाजी बन जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो ना हो। ठीक है, और जिस बच्चे का, जिस शख्स का की जो कंपनी है वो ठीक नहीं है, तो वो सूनर और लेटर ही विल समहाउ सकम्ब टू दैट। और अनफॉर्चुनेटली वो चीजें उसके अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी पहले, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ना करना आसान हो जाएगा, फिर एक दिन वो कर भी गुजरेगा और उसके बाद फिर करता चला जाएगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिनको हमें ख्याल रखने की जरूरत है। मैं एक रीकैप देता हूं, हम बिल्कुल एग्जैक्ट आज टाइम पे खत्म कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो हमने अकलिया और नफ्सिया के फर्क को डिस्कस किया, ठीक है, और आई होप के अंडरस्टैंड किया होगा कि अकलिया इज द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी, इंटेलेक्ट। नफ्सिया इज जो आपके रुझानात हैं, जिस तरफ आप माइल हैं, ठीक है, और आपने चेक रखना है और सोचना है कि अपने लिए जिंदगी आसान बनाने का तरीका ये है कि आपके जो रुझानात हैं वो इस्लाम के ताबे हो जाए। तो यहाँ पे जो अरशद मलिक साहब ने ड्रॉ किया था, तो वो जो नफ्स मुतमइन्ना सबसे ऊपर था, वो क्यों मुतमइन था? इसलिए कि वो नफ्स, या वहां पे नफ्स जो है ताबे हो गया था इस्लाम की बताई हुई शरअ की। एंड दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल देता हूँ, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और वो ये कि देखिए, एक दो लोग सोचें, हराम चीज भी नहीं, हलाल चीज खाना, मीठे का सोचें। There are two people, one who has been addicted to sugar, ठीक है,
ये कहीं पे गए हुए हैं साहब और वहां पे मुख्तलिफ किस्म की मीठे की डिशेस पड़ी हुई हैं, और एक दूसरा शख्स है जिसको इस लेवल की तलब, इस लेवल की आदत, इस लेवल की प्रेफरेंस फॉर मीठा नहीं है. Who will have it easier in controlling themselves? But the second one clearly. तो अब क्यों हम अपने बच्चों को फजूल में बगैर किसी रीजंस के वो पर्सनालिटी बनाना चाह रहे हैं जिसको हर चीज के साथ जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा? Why don't we make them personalities जिनके लिए इस्लाम सेकंड नेचर बन जाए? And all you have to do is start early, do it with love and compassion, and do it consistently and repeatedly. बस ये तीन चीजें. तो जो भी आपने चीज डालनी है, चाहे नमाज की आदत है, चाहे पर्दे की आदत है, चाहे सच बोलना है, चाहे उसका रूटीन ठीक करना है, ये तीन चीजें आपने करनी है. That's it. In order to develop नसीब, we need to understand and address emotions. तो हमने इमोशंस पे काफी डिस्कशन की. एक दफा जब डेवलप हो जाता है, नफ्सिया बहुत मजबूत चीज है. मैंने बताया हमारे मुल्क के अंदर उन लोगों की कोई कमी नहीं है जिनको मुहर्रमात का पता नहीं. कोई कमी नहीं है. ऑनेस्टली आप जितना और तरवीज करें, जा के लोगों को बताएं, सवाल ये है कि क्या वाकई लोगों को नहीं पता बेसिक्स. हमारा ये ख्याल है, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि जी इंटीरियर सिंध में लोगों को कलमा नहीं आता, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या लोगों को, उन लोगों को ये नहीं पता कि कत्ल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीनी? दे नो इट, इवन सोसाइटली दे नो इट. लेकिन हमारे मुल्क में, इस उम्मत के अंदर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की कमी है जिनको अपने नफ्स को उन चीजों से रोकने में आसानी हो और वो रोक पा रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली. तो और इट टेक्स टाइम इसको डेवलप करना, और जितनी ज्यादा एज हो चुकी है उतना ज्यादा टाइम लेगा. दैट्स द बैड न्यूज. एंड द गुड न्यूज आने वाली जनरेशन के लिए, स्टार्ट अर्ली विद देम. बैड न्यूज हमारे लिए, ठीक है, तो इट टेक्स टाइम. और लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है जो हम कर रहे हैं इस चीज के अंदर, इट इज वर्थवाइल. ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर. आई स्टॉप हियर, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स के लिए दावत देता हूँ. इस मच जी, हम जितनी देर माइक की बैटरी तब्दील करते हैं, आप लोग प्लीज क्वेश्चन हैं तो पूछिए जी. First we learned that in our schools, first we teach our students that you should be organized in the class and outside the class, and you should know the time management. You should be on the time. But when they left the school, then they just सारी वो कैरेक्टर के बहुत सिखाते हैं, उसके अगेंस्ट चल जाते हैं. बिल्कुल सही. तो इधर से दूसरी दफा हमने दूसरी बार ये पढ़ा, ये सीखा कि बच्चों को शुरू से ही आप चीजें सिखाएं. लाइक अगर आप उनको नमाज सिखाना चाहते हैं तो शुरू में आप बच्चों को आदत डालें. ठीक, अच्छा सवाल है. कोई आप में से जवाब देना चाहेगा वैसे इनके सवाल का? तो इनका सवाल ये है कि जी सही, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन वाई, तो उनका सवाल ये है कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है. तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो हमने एक बहुत ही अच्छी चीज पंक्चुअलिटी पे, हाइजीन पे जोर दिया, लेकिन दूसरी तरफ नतीजा नहीं आया, तो ये तो एक डिस्क्रिपेंसी है. जी हमने उसको रिलेट नहीं किया उनके साथ ना, लाइफ के अंदर अगर डिसिप्लिन होगा तो बेनिफिट है. हमने शायद रिलेट नहीं किया, इस वजह से वो जब वो आउटसाइड वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गए तो उन्होंने सोचा दैट वाज जस्ट अ रिक्वायरमेंट फॉर द क्लासरूम. ठीक है, ठीक है जी. आप ये एक्चुअली कि हम या टीचर को एक ही बात है, उसको ये तो कहते हैं स्टॉप इट, उसको व्हाई नहीं बताते, उसको ये नहीं बताते क्यों, इसलिए वो उसके इमोशन को टच नहीं करता. उसे लगता है जो मुझे अच्छा लग रहा है उससे रोका क्यों जा रहा है, और क्यों का जवाब अक्सर पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, और वो जरूरी नहीं समझते बच्चे को बताना. और उनके इसकी वजह से बच्चे को ये पता नहीं है, तो उसे अगर आप स्टॉप ही करेंगे, उसको ये नहीं पता कि अगर मुझे चुप होने का कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है. ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो उसको बहुत वजह बताएं, वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करेगा. जी ठीक है, मैं बता दूं जी. आप कुछ कह रहे थे? तो ये है कि हमने ना बच्चों को रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं स्कूल में, और फिर होता ये है कि अगर वो जो स्कूल में सीख कर आ रहे हैं
जब वो घर पहुंचते हैं तो घर देखते हैं कि घर में तो वो माहौल नहीं है, घर में तो मेरा बाप माँ या बहन भाई वो उसी तरह चल रहे हैं जैसे रूटीन में सारे चल रहे हैं, लेकिन स्कूल में तो मुझे ये बताया कंट्राडिक्ट कर रही है। वो आप वाली बात है कि अगर हम पेरेंट्स पे काम करेंगे तो कंट्राडिक्शन खत्म होगी, अगर हम घर में तरबियत करेंगे तो उसको पता चलेगा मुझे आगे लेके इसको फलसफे को लेके चलना है, वो वहां पे जाके जैसे कॉलेज में जाते हैं वो फलसफा उसका खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक वाक्य से बात शुरू करूंगा। मैं एक दफा ना बाय चांस अपने ही बच्चे जिस स्कूल में जा रहे थे, एक इस्लामिक स्कूल था इस्लामाबाद में, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहां पे इसी वजह से डाला था कि बड़ा इस्लामिक स्कूल है सब, तो वहां पे बच्चे जा रहे थे, तो मैं एक दिन बाय चांस प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ था, किसी वजह से मुझे याद भी नहीं कि क्या था। तो वहां पे एक बच्ची को जो कि तकरीबन इस हाइट की थी, 7 साल से ऊपर नहीं होगी, लाया गया और वाइस प्रिंसिपल जो है खातून, वो उसको लिटरली इंटेरोगेट कर रही थी, प्रॉपर इंटेरोगेशन चल रही थी। अब ये कहने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये तो हर वक्त हो रहा होता है, सच सच बताओ क्या हुआ था, नहीं क्यों, क्यों, या ये बिल्कुल एक सीन चल रहा था। और बात जो थी ना, आई थिंक ये कोई नाखन शाखन के ऊपर ही थी कि नाखन काटने का तुम्हें कहा था, नहीं काटे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई डिसिप्लिन, जिसको हम डिसिप्लिन कह के ना बहुत बड़ा बना देते हैं, उस किस्म का कोई इशू था। मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि बस बच्चे स्कूल से निकाल दिए। व्हाट आर दे गोइंग टू टीच, और ठीक ठाक बहस। कहने का मकसद ये है, अच्छा अब मैं आपको एक दूसरी वाकया सुनाता हूँ, वो भी अपना ही। मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे ना वेस्ट की तारीफ करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो ड्यू बात है, जिन चीजों में उन्होंने समझा है चीजों को, वो हम तारीफ उनको देंगे। तो यहां पे मुझे ये कहना पड़ेगा, मेरे बच्चे पाकिस्तान से आए थे नेदरलैंड्स जब मैं पीएचडी कर रहा था। तो जब बच्चे आए तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जुएं शुएं ये मसाइल होते हैं। तो हमारे, अच्छा वो सरकारी स्कूल, फ्री स्कूल, सारा कुछ दाखला शाखला हो गया, उससे भी रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद में एक लेटर घर आया, उस लेटर के अंदर लंबी कहानी लिखी है। कहानी ये लिखी हुई है कि हमें जो है ना टाइम टू टाइम बच्चों की जुएं चेक करनी होती हैं। फौरन हम समझ गए कि बात तो हमारी हो रही है, तो बच्चों की जुएं चेक करनी होती हैं, तो इस प्रोसेस के लिए हमें वॉलंटियर पेरेंट्स चाहिए। जस्ट लुक एट दिस। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कल कला को अगर किसी पेरेंट को वैसे ही एतराज हो तो वो कह सकते हैं कि हमने तो आपको मौका दिया था, आप खुद आके कर लेते चेक, ठीक है, सारे पेरेंट्स पहुंच जाएं, भले अपने अपने बच्चों की कर लें चेक, इसमें भी कोई मसला नहीं। तो उन्होंने ये एक लेटर लिखा और उसके बाद फिर वाकई पेरेंट्स की एक टीम बनाई गई और उन्होंने जो है ना बड़े तरीके से बच्चों के साथ डिस्कस करते हुए गपशप में जो भी है जुएं चेक की, विच वाज मोस्ट लाइकली अगेन बिकॉज ऑफ माय चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सारी चीजें यहाँ की जाती हैं, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि उसकी रियलिटी, उसके फवायद नहीं बताए जाते, लेकिन मे भी एक 4-5-6 साल के बच्चे को फवायद ना समझ में आए, लेकिन क्या वो इमोशंस को, बच्चे के इमोशंस को मलहूज़े खातर रखते हुए की जाती? आप बताएं, हम जब पाकिस्तान में, जो मैं स्कूल गया हूं, इट वाज अ टेरिबल एक्सपीरियंस। आप लेट होते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, और जो ह्यूमिलिएशन आपको फेस करनी होती है वो आप फेस करते हैं सबसे पहले। तो मुझे भी याद है, वो जाते थे और वो लाइन से बाहर खड़ा कर देते थे, और खड़े हैं और इतना बड़ा डंडा है वो घुमा रहा है, टीचर पता नहीं आज पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या होगा, ये सारा। इसी तरीके से यूनिफॉर्म, छोटे बच्चों का, मतलब मैं तो पर्सनली यूनिफॉर्म के बहुत ही खिलाफ हूं, लेकिन स्टिल आपने अगर कर ही दिया यूनिफॉर्म, तो ये छोटे बच्चों का, 10 साल तक के बच्चे का यूनिफॉर्म, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चे की। ह्यूमिलिएशन आप बच्चे की कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बजाय इसके कि डिसेंट तरीके से पेरेंट को राब्ता करके कहें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इस तरह नहीं हो जाए, आप जो है ना, आप बाजू मरोड़ के, मतलब ये वही वाली चीज है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ऐतराज उनको गवर्नमेंट पे होता है, रास्ता वो आपके घर का बंद कर देते हैं, सड़क वो आपके घर की बंद कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। दिस इज व्हाट दे प्लान। ये जैसे हम बच्चों को यरगमाल बना के स्कूलों में माँ बाप का बाजू मरोड़ रहे हैं, उसी तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अवाम को यरगमाल बनाकर अपोजिशन या हुकूमत का बाजू मरोड़ती। तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड अगेन वहां पे ये इमोशंस को मतलब इस बात को ना समझना कि ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है इज एक्चुअली द रीजन, तरीका नहीं है। और मैं फिर बताऊंगा, लुक एट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जांपल। क्या जरूरत थी उनको इतनी, मतलब वो बात क्या कह रहे हैं, मैं उनसे पूछा कुछ जा रहा जवाब, वो कह रहे जी मैं उनके साथ कैमल्स और शीप जाएंगे, तुम्हारे साथ घर कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, बस खत्म, दैट वाज इट। लेकिन कितना बड़ा मैसेज इसके अंदर, उनको बगैर कुछ कहे इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो रोने पे मजबूर हो गए। दिस इज द पॉइंट, ठीक है जी।
प्लीज। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ और मैं इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। वो इस तरह से कि इमोशंस की जो बात है वो बहुत ज़्यादा मानी रहती है हम सबके लिए, पेरेंटिंग में और टीचर्स के लिए भी। अगर आप एफिलिएशन आपकी अच्छी है अपने स्टूडेंट के साथ, आप अच्छी बना पाते हैं, या आप एज ए पेरेंट आप अपनी अच्छी एफिलिएशन रख रहे हैं अपने बच्चे के साथ, तो वो आपकी बात को सुनने पे भी तैयार होगा, आपको वैल्यू भी करेगा, और फिर डेफिनेटली इमोशंस कनेक्ट होते हैं तो बात समझ में आती है। मैं हमेशा ये बात एक बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम अगर अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, वो कहेगा मैं नहीं करता। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे? आपको चाहिए द फर्स्ट थिंग कि आप उसको अल्लाह से कनेक्ट कर दें इमोशनली, उसको बताएं वो सबक। जब वो कनेक्ट हो जाएगा वो खुद ढूंढेगा उसको क्या करना है। आप पूरी लाइफ उसके पीछे दौड़ते रहेंगे शायद जबरदस्ती नमाज पढ़ाने, जैसे आप पहले कह रहे थे। जब आप नहीं होंगे वो नहीं पढ़ेगा, और वो पढ़ भी रहा है तो वो क्या सोच रहा है आपको क्या पता। तो आप कनेक्ट कर दें अल्लाह से, मतलब बात तो वही घूम के इमोशंस पर आ गई ना। वो खुद ढूंढ लेगा कि मुझे अपने रब को, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप खुद देखते हैं कि उसको राजी कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे, बट दिस इज एक्चुअली द बॉटम लाइन, यही बिल्कुल इस। तो जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब ये तो जानते हैं कि दीन इस्लाम के जो बात है वो हमें सब मालूम है क्या चीज़ जायज़ है क्या नाजायज़ है, लेकिन हम एक माशरे में रहते हैं जिसमें नाजायज़ काम बिल्कुल बढ़ चुके हैं। तो हम जब कोई स्टैंड लेते हैं या कोई जायज़ काम पे बरकरार रहना चाहते हैं तो हम खुद को एक तजर्बी महसूस करते हैं, तो हम कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं? ओके, तो मैं आपके सवाल को दोहरा भी देता हूँ लिसनर्स के लिए ऑनलाइन, और उसमें फिर आपसे पूछ भी लेता हूँ, कंफर्म भी कर देता हूँ। तो आप ये पूछ रहे हैं कि आज के ज़माने में वो जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें वार्न भी किया गया था कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम को होल्ड ऑन करना ऐसे होगा जैसे कि जलते हुए अंगारे पकड़ना, ठीक है, कोयले को हाथ में पकड़ना। और लेकिन फिर जो है ना, साथ में ये भी बताया गया कि जो लोग लेकर आएंगे इस्लाम को, जैसा आपने कहा, वो स्ट्रेंजर्स की तरह, गुरबा की तरह फील करेंगे। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ग्लैड टाइडिंग्स दी, फतूबी लिल गुरबा, उनके लिए, उन गुरबा के लिए, उन स्ट्रेंजर्स के लिए तूबा, ठीक है, उनके लिए जो है ना ये जन्नत के उसकी बिशारत दी कि जी उनके लिए ये तूबा है, फतूबी लिल गुरबा। तो ऐसा क्यों है, या नहीं सॉरी, आप पूछ रहे हैं कि इसके साथ कैसे डील किया जाए, इस सारी चीज के साथ। देखें, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज चैलेंज। एक तो इसलिए कि एक ऐसे माशरे में रहते हुए खुद से फॉलो करना भी बहुत मुश्किल चीज है, यानी पहले ही अंगारे हैं। और फिर आपका पॉइंट कि जब आप फॉलो करते हैं यानी आप अपने आप को, तो फिर आपको जब अपनों का रेजिस्टेंस होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे, और मैं ये पहले बता दूं कि आई एम एंड आई वाज प्रोबेबली द वर्स्ट इन लिसनिंग टू दिस एडवाइस माई सेल्फ, लेकिन एडवाइस यही है, और वो ये है, नरमी नरमी नरमी। So you have to, again, you have to cater for and address the or take into account the emotions of those others. लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है that you don't draw the line. So you draw the line, you do what is halal, you don't do what is haram. लेकिन उसके बाद आपने उन लोगों के साथ, चाहे वो जो भी हैं, it could be even your parents, it could be your in-laws, it could be other family members, आपने उलझना नहीं है, आपने गुस्से नहीं होना, आपने उनके कोई हकूक जो है ना वो सल्ब नहीं कर लेने। मिसाल के तौर पे ये उनका राइट है दैट यू कीप मीटिंग देम, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ के कुछ चीजें ऐसी हैं, इट्स नाउ मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गो देयर एंड टॉक टू देम, लेकिन आपने जो है ना वो बेयर मिनिमम लाजमी मेंटेन रखना है, और वो आपने अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है। ए टाइम विल कम, होता ये कि चंद सालों के अंदर जब लोग देखते हैं कि इस बंदे का ये प्रिंसिपल्ड इशू है, so it's not something personal, rather principled, तो normally वो इस बात की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और आप फिर देखेंगे बट इट टेक्स टाइम, और ये टाइम आसान नहीं होता, ये मुश्किल होता है। मैं एक बात जो बहन ने सवाल किया था उससे रिलेटेड एक चीज मेरे जहन में आ रही थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्लास टीचर्स के लिए ना, आपको और सब जो स्टूडेंट रहे हैं, आपको पता है आपको कौन सा टीचर याद रहता है? उस टीचर की एक खसूसियत होती है जो आपको याद रहता है, और अक्सर ही वही बंदा होता है जिसको लोग आउट ऑफ देयर 40-50 टीचर्स इन लाइफ, जिसको इट इज दैट टीचर हु मेड यू फील गुड इन द क्लास।
तो जिसने भी कभी ना जिस स्टूडेंट को गुड फील कराया है बिकॉज ऑफ हिज इखलाक, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव यूज ऑफ इमोशंस, वो आपको याद रहता है और वो आपका वो आपका फेवरेट टीचर होता है नॉर्मली. सो अगेन इट इज द इमोशनल एक्सपीरियंस. हमें अपने बच्चों के लिए एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस डेवलप करने की जरूरत है इस्लाम के अंदर, अहकाम शरिया की बाउंड्री के अंदर, कि वो इससे बाहर ना जाएं. सो आई विल एंड विद वन एग्जांपल या वन प्रैक्टिकल स्टेप. एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं. लास्ट टाइम शायद किसी ने यहां से जिक्र भी ऐसा कुछ किया था, मुझे याद है. गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है. व्हाट इज दैट? आप जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी चीज, उसको आपने बच्चों के लिए गेम बना दी. अब इंटरेस्टिंगली मैं अरशद मलिक साहब से डिस्कस भी करूंगा कि बच्चों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आजकल, खासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है रोजेटा स्टोन. सुना हुआ है आपने? तो वो आपने किया भी इस्तेमाल, अरबी के लिए किया उसको इस्तेमाल? अच्छा, मैंने भी नहीं किया, लेकिन बड़ा पुश है कुछ दोस्तों की तरफ से कि करें, कि उन्होंने, फिर मैं पूछा, डिस्कस किया, अभी मैं ऑनलाइन पढ़ भी रहा था उसके बारे में, तो उन्होंने अरबी सीखने को गेम बना दिए. यानी लैंग्वेज सीखने को, अगर उसमें आप अरबी सीखें, गेम बना दिए. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि आपका स्कोर है, आप जितना ज्यादा ठीक बता रहे हैं तो आपके नंबर्स चढ़ रहे हैं, आप औरों के साथ मुकाबला कर रहे हैं. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गेमिफिकेशन. और मजे की बात यह कि अगर आप देखें तो अल-फलाह ने भी ना बहुत मेहनत की है. जस्ट लुक एट देयर बुक्स, जस्ट लुक एट द कलर्स, जस्ट लुक इनसाइड ना, कि कितना कुछ, ये तो वर्कबुक है तो ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी आपके पास जो किताबें हैं, और उसके अंदर ना किस किस तरीके से, अगर आप इसको किसी और या 10-20 साल पहले की जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड, उनके साथ कंपेयर करें, तो मतलब दिस इज समथिंग ईच ऑफ माय चाइल्ड वांटेड टू हैव फॉर देमसेल्व्स. और उन्होंने संभाल के रखी हुई है अभी, और अपने नाम शाम ऊपर लिखे हुए हैं सारा कुछ. तो इट स्टार्ट्स हियर. ये इमोशंस है ना, ये वो इमोशनल एस्पेक्ट है, वरना दोनों के अंदर अरबी तो एक ही होगी, लेकिन ये तो हमें अब इस फील्ड के अंदर, हमारी नई नस्ल को भी इस फील्ड, हमें मतलब जाना भी इस फील्ड के अंदर, कि हम इस सारे कॉन्सेप्ट को, कि हम चीजों को बच्चों के लिए अट्रैक्टिव और आसान बनाएं. मैंने आपको पहली दूसरी टॉक में बताया था कि तकरीबन कोई 17+ कैरेक्टर्स हैं जो कि होमोसेक्सुअल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, डिज्नी के कार्टून्स के. तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे बच्चे डिज्नी के कार्टून्स, जो कि अगेन इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं बच्चे उन चीजों के साथ, अगर वो देख रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? दे वुड बी लविंग द रॉन्ग पीपल, दे विल बी हैविंग द रॉन्ग हीरोज इन देयर माइंड, और फिर उससे हटाना उनको बहुत मुश्किल काम हो जाएगा. ठीक है. और वो एक्सेप्टेबिलिटी, वो फिर आपसे 10 साल ये कहता रहेगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो अगर वो ऐसा है तो, नहीं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना. अच्छा, हम नहीं करते ऐसा, लेकिन वो कर रहे हैं, हम कम से कम उसको बुरा तो ना कहें. ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिबेट्स इन अमंगस्ट अमेरिकन स्कॉलर्स. इस वक्त जो अमेरिका में मुसलमान स्कॉलर्स हैं ना, मैं नाम लिए बगैर आपको कहता हूं, आप चेक कर लें, वो इस वक्त इस चीज में फंस गए हैं. वो कहते हैं यार ये गे वगैरह ये गलत है, लेकिन हम इसको बुरा नहीं कह सकते. हम अमेरिका के अंदर रहते हैं, हमें जो है ना इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए. हमें बस, हाँ, ये आप देख लें, जो मोस्ट लाइकली, जो आपके मोस्ट फेवरेट है ना, वो सारे इस वक्त ये बातें कर रहे हैं. आप उनका स्टैंड चेक करें, सेम सेक्स मैरिज पे, होमोसेक्सुअलिटी पे, ट्रांसजेंडर पे, इस डिबेट में पड़े हुए कहते हैं नहीं ये हमारा काम ही नहीं है, हम इस पे क्यों बात करें, नहीं हम क्यों गलत कहें, बस वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम तो नहीं करते, हम तो नहीं कर. दिस इज द डिस्कशन नाउ. तो ये सेम वो स्टैंसेस हैं जो कि आपको बच्चों से भी सुनने को मिलते हैं. क्यों हो रहा है? इमोशंस. इंटेलेक्ट का नहीं है कोई काम. और वो इमोशंस क्यों? क्योंकि हमने ख्याल नहीं किया, हमारी जो पहरादारी की जिम्मेदारी थी उनके लाइक्स और डिसलाइक्स की, वी समहाउ फेल्ड ओवर देयर. जी सर, मेरा ये कि आपका माशाल्लाह जो है ना, आपने जिस तरह से इमोशंस और ये कॉग्निटिव दोनों को मिलाया, यानी, लेकिन ये कि हम सारी बात बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चे तो बेचारे इस मामले में बहुत अभी कम हैं. बच्चों के ऊपर जितनी तवज्जो की जरूरत है उससे ज्यादा तो आजकल बड़ों के अंदर ये मसाइल हैं कि बड़े जो आ चुके हैं, जो, और उनकी वजह से जो माशरे में जो खराबियां जो हैं, वो भी जो है ना उसके ऊपर भी होनी चाहिए बहस, और अपने आप को सही कर रहे हैं और बड़ों को किस तरह से सही करें, वो भी मेरे ख्याल में उससे ज्यादा जरूरी है. तो जहां तक ये है कि इस आपका यानी जनरल पॉइंट तो कन्वे होता है, लेकिन वो भी एक डिबेट होनी चाहिए कि बड़ों को हम कैसे सही करें
उस लेवल पे मास्टर के अंदर वो कैसे तब्दीली लाएं कि जो आ चुके हैं उस लेवल पे, बच्चे तो नहीं है कि अब उनको आप स्कूल वाले उस लेवल की इम्प्रूवमेंट, तो वो वाला एक आंसर भी जो है ना शामिल होना चाहिए हमारी डिस्कशन में। सही, बिल्कुल सही, एग्री। इसी पे मैं ऐड अच्छा। करूंगा, इसी में मैं ऐड करूंगा कि बड़ों को जब हम कोर्स करें, व्हाट इज द रोल ऑफ फेथ, व्हाट इज द रोल ऑफ जज़ा सज़ा, जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में जगह जगह बताया है, वो किस तरह नफ्स को, वो जो नफ्स अमारा पे बचा देते हैं हम मुतमइन्ना से, तो इनका क्या रोल है, फेथ का क्या रोल है, सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एडल्ट्स के लिए जो बिल्कुल ऑलरेडी ग्रोन अप हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे लिए ये डिस्कशन बहुत ही सेंटर स्टेज डिस्कशन होनी चाहिए है कि सबसे पहले तो हम खुद है ना कि हम क्या कर सकते हैं। मैं ज्यादा फोकस पर्टिकुलरली इस डिस्कशन में बार बार इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया, मुझे ये लगता है कि इट्स रियली समथिंग वी ओ टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि थोड़ी सी चेंज से उनके लिए बहुत बड़ी आसानी है। मैं एक मिसाल फिर दूंगा कि इट इज लाइक एक बच्चा जो सिगरेट नहीं पीता, उसको सिगरेट से बचाए रखना और फिर जिंदगी भर वो बचा रहे, दिस इज समथिंग रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू एक बंदा जो कि अब सिगरेट पे आ गया है और उसको सिगरेट से हटाना। इसका लेकिन हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि जो बंदा अब स्मोकर है उसको बस हम छोड़ दें, दैट्स नॉट द पॉइंट। ये तो मैं सिर्फ ये, अब आती है थोड़े से पॉइंट्स इस चीज की तरफ कि हालांकि ये आगे की डिस्कशंस में ये है प्लान, मैं कुछ आगे चल के ना कुछ पेरेंटिंग के रिक्विजिट्स, 2 रिक्विजिट्स हैं और 4 प्री रिक्विजिट्स हैं। तो ये रिक्विजिट्स और प्री रिक्विजिट्स जो मैं बताऊंगा तो वो सारे अपने ऊपर काम करने के, तो वो बेसिकली ये डिस्कशन है कि हमने क्या करना है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो जैसा आप लोगों ने कहा, देखें हमारे लिए भी ना there are certain steps. तो पहला स्टेप, we need to strengthen ourselves in our faith, जिसका मतलब ये है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सजा और जजा का, इसको रियलिटी की तरह समझना। यानी हमारे फेथ की वीकनेस से एक मुराद ये है कि इट समटाइम्स इज जस्ट स्टोरीज फॉर अस एंड इट्स ट्रू फॉर एवरीवन, ठीक है। और मजे की बात ये है कि आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ये सब कुछ भूल जाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज की दुनिया, जितने हम आज डिस्ट्रैक्टेड हैं उतने ये हमें समझना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि आज जितने हम डिस्ट्रैक्टेड हैं इतना इंसान कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। जिसका मतलब ये है कि आज इंसान के लिए अपने साथ वक्त गुजारना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ही इज नॉट रेडी। आपके पास द मोमेंट, and I'm no exception, the moment आपके पास 5 मिनट फारग हो तो आप चाहते हैं कि आप किसी से मिल लें, किसी से बात कर लें, कुछ भी नहीं है तो फोन किसी को मिला दें, कुछ भी नहीं है तो फोन पे कुछ देख लें फोन पे। तो जब ये सिचुएशन पहले नहीं थी, इवन आज से 20 ईयर्स अगो ऐसा नहीं था। 20 ईयर्स अगो मुझे याद, हम सफर करते थे, ट्रेन में जाते थे, जहाज में जाते थे, हम घंटों फारग बैठे रहते थे। और जब आप फारग बैठे होते थे तो एक प्रोसेस जो चलता था वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का चलता था। नेचुरली यू वुड थिंक अबाउट योर डे, यू वुड थिंक अबाउट योर एक्शंस, यू वुड थिंक अबाउट योर थॉट्स, यू वुड क्वेश्चन योर इंटेंशंस। यार ये मैंने फलाना काम किया है, मैंने क्यों किया, मुझे करने की क्या जरूरत थी, इसमें कहीं कोई रयाकारी का एलिमेंट तो नहीं था। अब मसला ये हो गया, सारी चीजें छोड़ें, मसला ये हो गया कि ऐसे मौके के हम ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू कर सकें, वो मौके ही कम हो गए। व्हाई? बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, खास तौर पे जो जवान लोग बैठे, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट इज कि हम अल्टीमेटली प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं विदाउट टाइम, जिसका दूसरे अल्फाज में मतलब बनता है कि हम अपने वक्त का एक एक घंटा, मिनट, सेकंड, लम्हा इस्तेमाल कैसे करें। दैट्स टाइम मैनेजमेंट। इधर भी अपॉइंटमेंट, इधर भी ऐसे, ये टाइम एक्सरसाइज का, ये इसका, ये इतने घंटे सोने का, ये वगैरह। हालांकि इन एन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट वुड बी या शुड बी कि कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज किया जाए सो दैट यू गेट फ्री टाइम फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बड़ा फर्क आ गया ना दोनों चीजों के अंदर। अब तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है
कि ऑफ कोर्स विदाउट एनी प्रिपरेशन नाउ, कि जो सेल्फ पे काम करने वाले, अपने आप के ऊपर स्पेसिफिक काम करने वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा यहाँ पे आप लोगों ने रखा सामने, तो इट इज अबाउट बेसिक जो चीज़ है तकवा है। और तकवा की वो अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यू थिंक कि जी तकवा एक कैमरा है, लेकिन ये कैमरा एक एंगल से नहीं, सिर्फ वाइड एंगल नहीं, सिर्फ दिन में नहीं, सिर्फ रात में नहीं, ये कैमरा 360 डिग्रीज ऊपर नीचे और एवरीथिंग, हर दीवार के पीछे ये वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है सारा कुछ। और इस कैमरे के ये जो चीज है ये चलाई भी जाएगी सारी दुनिया के सामने, ये सारे एक्शन जो सारी दुनिया के सामने चलाई भी जाएंगे और फिर उसके बाद हिसाब भी देना पड़ेगा। तो मतलब दिस इज व्हाट वी कैन डू। जी और उसको हम सुनना चाहते हैं, वो हमारे अंदर कंफाइड करते हैं। How can we, without judgment, but also without accepting, and normalizing that thing, हम कैसे सुन सकते हैं? So मतलब is your question about के हमारा लहजा कैसे होना चाहिए, and दूसरों को किस तरह हमें अगर गाइड करना है। देखिए मेरे ख्याल में whenever we get to know about someone's issues ना, तो एक नेचुरल चीज होनी चाहिए अफसोस, and that works actually very well with that person as well. So for instance, आपको पता है जब कोई काफिर फौत हो जाता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस करते थे। और अफसोस क्या होता था? अफसोस ये होता था कि एक और हाथ से निकल गया और जहन्नम की तरफ चला गया। सो सिमिलरली जब हमें किसी की भी कोई ऐसी चीज पता चलती है जो कि एक वीकनेस है, तो हमें नेचुरली एक अफसोस होना चाहिए। और वो अफसोस अगर अच्छे तरीके से इमोशंस के साथ कन्वे हो जाए तो it is going to be a very powerful, it will send a very powerful message to that person as well. Why? Because that is concern and that shows ultimate love, care। और अक्सर औकात, और ये फिर वो लास्ट वाली हमारी डिस्कशन सेल्फ एस्टीम वाली से जुड़ जाती है, अक्सर औकात जो कमजोरियां हमारे अंदर होती हैं वो निगलेक्ट की वजह होती है किसी न किसी स्टेज पे, ठीक है। लोग कोई बंदा भी है तो दिस वुड बी एक्सेप्टेबल, लेकिन हमने देखना ये कि हमारी पूरी कंपनी ऐसे लोगों से ना हो। मतलब ये ना हो ना कि आपके 4-5 दोस्त हैं, उन सब के अंदर ये सारे मसाइल है, देन दैट इज योर कंपनी और आप उनके जैसे हो जाएंगे फिर। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी प्लीज। अभी जो बात हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के बारे में हम डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं और एडल्ट्स के बारे में नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम हमें जरूरत है सभी को बच्चों को दिखते जाए। तो बात ये है कि इमोशंस की जो बात है वो बच्चों के साथ भी वैसे ही कनेक्टेड है जैसे बड़ों के साथ है। चाहे हम अपने ओल्ड एज लोगों की बात करें, अपने बुजुर्ग जो हैं उनकी बात करें, इमोशंस का मामला तो सबके साथ होता है, चाहे हम किसी को राइट करें तो राइट या रॉन्ग में करें। और बाकी ये है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप बच्चे को भी डील कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक तरीका एक कार फाइनलाइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज हमें नहीं पता वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, उसको देखते हुए डिसाइड होता है कि इसके इमोशंस को किस अंदाज में डील किया जाएगा और कैसे लाया जाएगा। सेम लाइक दैट अगर कोई एल्डर्स हैं, उनका सिनेरियो क्या है, अगर कोई भी बिगाड़ आ रहा है उनके अंदर, उसकी वजूहत क्या है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डील करता है, इमोशंस दो जगह काम करते हैं। ठीक, नहीं आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री, ऐसे ही। जी अक्सर यही बताया जाता है कि ऐसे लोग जो खुदकश के बारे में सवाल किया गया कि वहाँ उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई होती है। तो ब्रेन वॉशिंग जो है वो मतलब यही बता रहा है कि यस, नापुख्ता जहन, कम इल्मी
अक्सर औकात जो टेक्स्ट्स हैं उनको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी इस तरीके से करके और लोगों से फिर ऐसे काम कराए जाते हैं। यस, तो इट इज अ बिग इशू अनफॉर्चुनेटली। इमोशंस को अपने हिसाब से ऐसे Yes, she is right. You're right. Emotions are manipulated, and बिल्कुल ऐसे। तो if there are no more questions, inshallah we end with the दुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना हमारे हार्ट्स को अल्लाह सुब्हाना ताला के कंट्रोल में है। अल्लाह ताला उनको इस तरीके से फेर दे कि हमारे लिए उसके दीन के ऊपर अमल करना आसान हो जाए और अल्लाह ताला हमारे नफूस को जो है ना वो नफ्स मुतमइन्ना बना दे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनाउंस कर रहा था क्या टी ब्रेक के टाइम निजाम बोल रहा था प्लीज नेक्स्ट संडे वीडियो वगैरह देख लीजिए इसका रिवीजन आपको बाकी ये रिवीजन भी आपको लेसन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा ताकि आप वीडियो रिवीजन कंप्लीट ठीक आप टी ब्रेक कर लीजिए दो फीमेल देखा कि दोनों का मेरा खास नाम जहाँ जो थी बैक उनके साथ एक मेल पर्सन भी थे ना। अच्छा तो वो उनके साथ क्या करते हैं आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा न्यू फेस पे मैं देख नहीं पाया था उन्होंने तो जनरल मार्क किए हैं जो मेल पर्सन जी अब उनका नाम क्या है वो देखा होगा। हाँ आई थिंक वो उन्होंने पहना तो वो उनके साथ ही हैं या तो उन्हें चेक कर लिया जाए कि मेरा नाम ठीक है नो प्रॉब्लम वरना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दो लेडी वो उनके साथ थी ना, क्या नाम है, अनवारुल हक साहब। नंबर वो तो मैसेज कर दीजिएगा वो I'm free now.